हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों हम आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आज हम आपको दोस्तों बायोलॉजी का टॉपिक जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के सारे क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, एएलपी टेक्नीशियन चाहे वो जेई का एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन इन तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। टोटल दोस्तों 59 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसमें हम आपको एनसीईआरटी फैक्ट भी बताते चलेंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ उसका एनसीईआरटी फैक्ट भी मालूम चलते जाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एएलपी 2024 में पूछे गए कोशिका के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? दोस्तों, कौन सा अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो है दोस्तों हमारा हरित लवक। हरित लवक जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट एक विशेष कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। ठीक है। बात करें अन्य फैक्टर के बारे में दोस्तों, तो हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह कोशिकांग डबल झिल्ली द्वारा आवृत होता है। केंद्रक लयनकाय जंतुओं में अधिक प्रमुख और सूत्रकनिका पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लयनकाय पादपों में कम प्रमुख अलग रूप में होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता? तो दोस्तों, खनिज लवण जो है ये कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिकाओं की रसधानियों में आमतौर पर प्रोटीन, एमिनो अम्ल और शर्करा पोषक तत्वों के रूप में जमा होते हैं। हालांकि अपशिष्ट पदार्थों और खनिज लवणों का भी भंडारण होता है। परंपरागत रूप से रसधानियों में एमिनो अम्ल, शर्करा, कुछ प्रोटीन और अपशिष्ट जमा होते हैं, जबकि खनिज लवण भी आयनिक संतुलन के लिए मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? खनिज लवण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ये गढ़ा था पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने गढ़ा था प्रोटोप्लाज्म शब्द। दोस्तों, बात करें अब एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के जीवित पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटोप्लाज्म कोशिका के तरल भाग को दर्शाता है जिसमें कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और केंद्रक शामिल होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अन्य फैक्ट और देखते हैं दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था कब? 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी कब? 1831 में, ये भी याद रखना है। और विर्चो ने सिद्धांत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है कब? 1855 में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? दोस्तों, जीवों की मूल निर्माण इकाई होती है कोशिका। सेल्स जो है ये जीवों की मूल निर्माण इकाई होती है। दोस्तों, कोशिका जीवों का आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक है। सभी जीवों की संरचना कोशिकाओं से बनी होती है और यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से क्या करती है? कार्य कर सकती है। दोस्तों, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं ऊतक मिलकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, 1665 में कोशिका की खोज जो है ये की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कार्क के पतले स्लाइस में मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका नाम दिया। किसमें
अवलोकन किया? कार्क के पतले स्लाइस में। किसका? मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया और उन्हें कोशिका नाम दिया। कब? 1665 में। एंटोनी लिवेनहॉक की बात करें दोस्तों तो 1674 में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। स्लाइडेन ने और स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं की यदि बात करें तो तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। इनकी तंत्रिकाक्ष एक्सोन नामक रेशे कई मीटर तक फैल सकते हैं, जिससे वे मस्तिष्क से शरीर के दूरस्थ हिस्सों तक सूचना संचारित कर सकती है। कौन? तंत्रिका कोशिकाएं। बात करें अन्य फैक्टर के बारे में दोस्तों तो अंडाणु कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। किसमें? आकार में। आकार में जो अंडाणु कोशिका होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। रक्त कोशिका आरबीसी छोटी और द्वितल होती है। कैसी होती है? द्वितल होती है रक्त कोशिका आरबीसी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिका सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका सेल हम उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकनिका हो गया, राइबोसोम हो गया, केंद्रक आदि एक साथ कार्य करते हुए जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका का निर्माण करते हैं, जो जीवन के सभी आवश्यक कार्य को करने में क्या होती है? सक्षम होती है। दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कोश की और बहुकोश की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SER का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं तथा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। दोस्तों SER का पूर्ण रूप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये SER का पूर्ण रूप है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। बात करें दोस्तों SER के बारे में तो SER का पूर्ण रूप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःद्रव्य जालिका इसे हम बोलते हैं हिंदी में। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते दोस्तों, और यह मुख्य रूप से वसा, लिपिड अणुओं और स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। दोस्तों RER की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कौन सा? RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो दोस्तों केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा में केंद्रक झिल्ली और अन्य झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं नहीं होते। यह उनकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मूलभूत भिन्नता है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या है? मूलभूत भिन्नता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है। इसका उदाहरण बोले तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक सामग्री कोशिका द्रव्य में केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड क्षेत्र में होती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका में निम्न अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। तो ये होती है दोस्तों कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में अभिक्रिया होती है 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। दोस्तों 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु का 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु में विखंडन, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। दोस्तों ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। यह प्रक्रिया श्वसन का पहला चरण है और ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है। कौन सी? ये वाली अभिक्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का आगे ऑक्सीकरण होता है। किसके द्वारा? क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परासरण ओस्मोसिस का उदाहरण नहीं है?
दोस्तों ओस्मोसिस का उदाहरण नहीं है। पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये ओस्मोसिस का उदाहरण है। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन, ये नहीं है दोस्तों, उदाहरण नहीं है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, ये परासरण का उदाहरण है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, ये भी क्या है, परासरण का उदाहरण है। तो जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन जो है, ये परासरण का उदाहरण नहीं है। दोस्तों बात करें परासरण के बारे में, तो परासरण पानी का संचलन है जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार होता है, जबकि जीवित कोशिका के अंदर और बाहर CO2 और O2 का संचलन विसरण नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, जो गैसों के लिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक सरल गति है। इसमें केवल विलायक की गति शामिल नहीं होती। क्या होती है? इसमें केवल विलायक की गति शामिल नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों किशमिश का फूलना और पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण दोनों परासरण के उदाहरण है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये है हमारा कौन सा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है, ये प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए प्राथमिक सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। डीएनए में जीन होते हैं जिनमें प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रमों के लिए कोडित निर्देश होते हैं। यह जानकारी पहले एमआरएनए में प्रतिलेखित होती है, फिर राइबोसोम में प्रोटीन में अनुवादित होती है। ठीक है दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए विशेष रूप से एमआरएनए डीएनए से जानकारी को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों, ये विशेष रूप से एमआरएनए डीएनए से जानकारी को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये है हमारा अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतःद्रव्य जालिका ER झिल्लियों का एक नेटवर्क है जो कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है। यह नेटवर्क पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप या मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच या कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को क्या करती है, स्थानांतरित करता है। कौन? अंतःद्रव्य जालिका। दोस्तों बात करें अन्य फैक्ट के बारे में, तो ER प्रोटीन और लिपिड के विनिर्माण सतह के रूप में भी कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? तो दोस्तों विषाणु जो है, इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें? विषाणु में। दोस्तों विषाणु वायरस को सामान्यतः कोशिका नहीं माना जाता है। वे जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। वे केवल प्रोटीन कवर और आनुवांशिक सामग्री से बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये? प्रोटीन कवर और आनुवांशिक सामग्री से। इनमें कोई कोशिका झिल्ली या आंतरिक झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते हैं। किसमें? विषाणु में। दोस्तों पादप, जंतु और कवक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है ना। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? दोस्तों एटीपी का उत्पादन जो है, ये होता है किसमें? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पादन होता है। किसका? एटीपी का। दोस्तों सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का उत्पादन करता है, जो कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों अन्य फैक्टर की बात करें तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो बाद में सूत्रकणिका में एटीपी में परिवर्तित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। दोस्तों पर्णक्रमी क्या एकल कोशिका जीव वाला जीव है क्या? नहीं। जोक है क्या? नहीं। समुद्री शैवाल है क्या? नहीं। अमीबा है क्या? बिल्कुल। अमीबा जो है एक कोशिका जीव है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। दोस्तों बात कर ले अमीबा के बारे में, तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है और यह एक विशिष्ट एकल कोशिका जीव है। इसका पूरा शरीर और सभी जीवन क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा ही की जाती है। दोस्तों पर्णक्रमी, जोक और समुद्री शैवाल सभी कैसे जीव है? तो बहुकोशिकीय जीव है पर्णक्रमी, जोक और समुद्री शैवाल। ठीक है। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो दोस्तों अमीबा कोशिका का आकार जो है, ये क्या होता है? बदलता रहता है। बात कर ले एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो अमीबा में कूटपाद सीडोपोडिया होते हैं, जिनका उपयोग वह गति करने और भोजन पकड़ने के लिए करता है। इन कूटपादों के कारण ही अमीबा का आकार अपनी गति और परिवेश के अनुसार लगातार बदलता रहता है। दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं और अंडाणु कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत कैसा होता है? तो निश्चित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। निम्न में से कौन सा
जीव एक कोष की नहीं है। तो दोस्तों पौधे जो है ये एक कोष की नहीं है। पैरामीशियम, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास जो है ये तीनों ही एक कोष के जीव है। दोस्तों पौधे जो होते हैं ये बहुकोष की जीव होते हैं, जो विभिन्न ऊतकों और अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती से मिलकर बने होते हैं, जबकि पैरामीशियम, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास सभी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, बहुकोष के जीवों में विभिन्न कोशिकाएं विशिष्ट कार्य श्रम विभाजन का कार्य करती है। ये भी आपको याद रखना है, किसमें बहुकोष के जीवों में विभिन्न कोशिकाएं जो है ये श्रम विभाजन का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है एएलपी के सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टेक्नीशियन के सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती डैश कहलाते हैं। दोस्तों वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती वे कहलाते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव वे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका अर्थ है कि उनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के चारों ओर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। उनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है, जिसे हम केंद्र का न्यूक्लियोइड क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें यूकेरियोटिक की, तो ये वे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से घिरा एक सुसंगठित केंद्रक होता है। मनुष्य, पशु, पौधे और कवक सभी यूकेरियोटिक जीव है। बात करें क्रोमेटिन के बारे में, तो यह डीएनए और प्रोटीन से बनी वह सामग्री है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है। कोशिका विभाजन से पहले क्रोमेटिन ही संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की यदि बात करें, तो यह वह चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है। कोशिका के अधिकांश उपापचयी कार्य यही संपन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों से। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली की यदि बात करें, तो प्लाज्मा झिल्ली जिसे कोशिका झिल्ली भी हम कहते हैं, मुख्य रूप से लिपिड, वसा और प्रोटीन से बनी होती है। इसकी संरचना को द्रव मोज़ेक मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की दोहरी परत में धंसे या फिर तैरते रहते हैं। प्रोटीन लिपिड की कौन सी परत में? दोहरी परत में धंसे या तैरते रहते हैं। किसके द्वारा, किसने समझाया था? द्रव मोज़ेक मॉडल में इसे समझाया गया है। दोस्तों लिपिड परत झिल्ली को बुनियादी ढांचा और लचीलापन प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन परिवहन और संकेत जैसे विशिष्ट कार्य करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करें सेलुलोज की, तो यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ना कि प्लाज्मा झिल्ली का। प्लाज्मा झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जिसका अर्थ है कि यह केवल कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है। कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियों और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतर क्रियाएं प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषताएं कौन सी है हमको बताना है। तो दोस्तों वह 3 विशेषताएं हमारी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये 3 विशेषताएं जो है दोस्तों, ये कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियों और कोशिका के पर्यावरण के साथ अंतर क्रियाएं प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं है। ठीक है दोस्तों, बात करें एक्स्ट्रा फैक्टर के बारे में, तो किसी भी कोशिका के अस्तित्व और कार्य के लिए 3 मूलभूत घटक आवश्यक है। कौन कौन से? पहला है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कोशिका की बाहरी सीमा बनाती है और पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया को नियंत्रित करती है। अगला है केंद्रक। बात करें दोस्तों केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में, तो यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें आनुवांशिक सामग्री होती है और यह कोशिका की सभी गतिविधियों को निर्देशित करता है। प्रोकैरियोट्स में यह कार्य केंद्रकाभ क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। यह वह माध्यम है दोस्तों जिसमें सभी आंतरिक गतिविधियां और उपापचयी क्रियाएं होती है। इसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये 3 संरचनाएं एक कोशिका के अस्तित्व और उसकी बुनियादी गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो यह कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, इसलिए यह सभी कोशिकाओं के लिए मूलभूत संरचना नहीं है। बात करें गोल्जी इकाई की, तो इसका कार्य प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करना, छांटना और पैक करना है। यह भी एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होती है तो आंतरिक पदार्थ जो है संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं इसे हम? प्लाज्मोलिसिस हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वही परासरण एक्सोमेसिस के कारण कोशिका के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। इस जल की हानि के परिणाम स्वरूप कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है और कोशिका भित्ति से दूर खिंच जाता है। इस विशिष्ट घटना को जीव द्रव्य संकुचन, प्लाज्मोलिसिस हम कहते हैं। ठीक है। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों, परासरण किसे कहते हैं? तो परासरण ऑस्मोसिस यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें विलायक आमतौर पर पानी जो है अर्धपारगम्य झिल्ली के पार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। जीवद्रव्य संकुचन इसी परासरण प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है। अंतः परासरण की बात करें दोस्तों, एंडोस्मोसिस की, तो जब पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, आमतौर पर अल्प पराशरी विलयन में रखे जाने पर, जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है और स्फीति की स्थिति में आ जाती है। ठीक है। अगला है दोस्तों कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो यह पादप कोशिका की बाहरी और कठोर परत है जो कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और उसे फटने से बचाती है। यही कारण है कि पादप कोशिकाएं जीवद्रव्य संकुचन के दौरान फटती नहीं है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो दोस्तों ये है हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। दोस्तों, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक डैश होता है। दोस्तों, प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक क्या होता है? झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होती है। क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है। दोस्तों, प्रत्येक कोशिका को अपने आंतरिक वातावरण, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग को बाहरी वातावरण से अलग रखने के लिए एक सीमा की आवश्यकता होती है। यह सीमा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है। यह झिल्ली कोशिका के तत्वों को बाहर के तत्वों से पृथक करती है और एक चयनात्मक पारगम्य अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो केवल आवश्यक पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देती है। बात करें कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में, तो यह पादप, कवक और बैक्टीरिया कोशिकाओं में झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली एक कठोर अतिरिक्त परत है, लेकिन यह सभी कोशिकाओं में, जैसे जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होती है। कौन? कोशिका भित्ति। झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है। केंद्रक दोस्तों यह कोशिका के तत्वों को बाहरी वातावरण से अलग नहीं करता, बल्कि यह अनुवांशिक सामग्री को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। कौन? केंद्रक। सूक्ष्म नलिकाएं बात करें तो यह कोशिका कंकाल का हिस्सा है और कोशिका को आकार तथा गति प्रदान करता है, ना कि पृथक्करण का कार्य करता है। कौन? सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिकाओं में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट ऐसे अनूठे कोशिकांग हैं जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इस विशेषता के कारण वे कुछ प्रोटीन का स्वयं संश्लेषण कर सकते हैं। यह तथ्य अंतः सहजीविता सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसके अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक अरबों साल पहले स्वतंत्र बैक्टीरिया थे जिन्हें एक बड़े कोशिका ने निगल लिया था। ठीक है दोस्तों अन्य फैक्ट की बात करें, डीएनए जो है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आमतौर पर वृत्ताकार होता है जो बैक्टीरिया के डीएनए के समान है, जबकि केंद्रक में कैसा डीएनए होता है? रैखिक होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है और केंद्रक में कैसा होता है? रैखिक होता है। राइबोसोम दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान है, जबकि केंद्रक में मौजूद राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों गोल्जिकाए और लाइसोसोम की बात करें तो ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, लेकिन इनका कोई डीएनए या राइबोसोम नहीं होता। इनके सभी प्रोटीन केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम की बात करें तो यह भी अपना डीएनए या राइबोसोम नहीं रखता, हालांकि इसकी सतह पर राइबोसोम संलग्न हो सकते हैं खुरदुरी ईआर में। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों
क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में कौन पाया जाता है? तो डीएनए जो है, डीएनए एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दोस्तों डीएनए कोशिका की आनुवांशिक सामग्री है। जब कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो यह डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर केंद्रक के भीतर एक उलझे हुए धागे जैसी संरचना में मौजूद होता है, जिसे हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमेटिन ही संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। अतः क्रोमेटिन पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। बात करें अगले फैक्ट के बारे में, तो केंद्रक दोस्तों यह वह कोशिकांग है जिसमें क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, लेकिन क्रोमेटिन पदार्थ स्वयं डीएनए है, ना कि केंद्रक। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है और कोशिका द्रव्य या अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिन पदार्थ का हिस्सा नहीं है। आरएनए की बात करें दोस्तों, यह डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम तक पहुंचाता है, लेकिन यह क्रोमेटिन की प्राथमिक संरचना नहीं बनाता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर डैश नामक कण जुड़े होते हैं। दोस्तों खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी रफ ईआर और एक होती है चिकनी स्मूथ ईआर। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर छोटे दानेदार कण जुड़े होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इन्हीं राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसलिए आरईआर मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण और उनके परिवहन में शामिल होती है। मतलब खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण और उनके परिवहन में शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है। एसईआर मुख्य रूप से वसा, हार्मोन संश्लेषण और विषहरण का कार्य करती है। जो दोस्तों चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये किसका कार्य करती है? वसा, हार्मोन संश्लेषण और विषहरण का कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने निम्न कथन दिया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये बताया था दोस्तों किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण जो है ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है दोस्तों, जर्मन चिकित्सक और रोग विज्ञानी रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि ओमनिस सेलुला इस सेलुला, सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह कथन आधुनिक कोशिका सिद्धांत का एक अभिन्न अंग बन गया। इस सिद्धांत ने इस विचार को खारिज कर दिया कि जीव द्रव्य से उत्पन्न हो सकते हैं और यह स्थापित किया कि जीवन निरंतरता में होता है। मतलब जीव द्रव्य से उत्पन्न हो सकते हैं और यह स्थापित किया कि जीवन निरंतरता में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अन्य फैक्ट और देख ले तो पुरकिंजे इन्होंने कोशिका के जीवित पदार्थ के लिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने 1831 में कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कॉर्क के पतले स्लाइस में पहली बार कोशिका की खोज की और यह शब्द दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। प्राक केंद्र की कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों प्राक केंद्र की कोशिका में क्या होता है? दोस्तों इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। कितना होता है? एक ही गुणसूत्र होता है। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं क्या? नहीं। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं क्या? नहीं। इसमें एक ही गुणसूत्र होता है क्या? हाँ। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है? नहीं, तीनों ही गलत है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। दोस्तों प्राक केंद्र की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया जो हो गया अपनी संरचना में सरल होती है। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, झिल्ली आबद्ध कोशिकाओं का अभाव। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम जैसे झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। केंद्रक का अभाव होता है इसमें, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अनुवांशिक सामग्री कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है जिसे हम केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियेट क्षेत्र हम इसे कहते हैं। दोस्तों इसमें एकल गुणसूत्र। प्राक केंद्र की कोशिकाओं में केवल एकल वृत्ताकार गुणसूत्र होता है। ये सुविकसित गुणसूत्र नहीं होते जैसे कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोस्तों बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग, सुविकसित केंद्रक और एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं।
प्राक केंद्र की कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, और केवल द्विखंडन द्वारा प्रजनन करती है। कौन सी कोशिकाएं? प्राक केंद्र की कोशिकाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूकेरियोट में निम्न में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है? तो दोस्तों केंद्रक जो है, यूकेरियोट में केंद्रक जो है एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित या निर्देशित करता है। दोस्तों केंद्रक न्यूक्लियस सुकेंद्र की कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है जो इसे कोशिका द्रव्य से अलग करता है। केंद्रक आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करता है और प्रोटीन संश्लेषण सहित कोशिका की सभी जीवन प्रक्रियाओं और गतिविधियों को क्या करता है? निर्देशित करता है। ठीक है, अन्य फैक्टर की बात करें दोस्तों तो अंतःद्रव्य जालिका ईआर एकल झिल्ली प्रणाली है। राइबोसोम झिल्ली आबंध कोशिकांग नहीं है। प्लास्टिड जैसे हरित लवक भी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, लेकिन वे मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और भंडारण में शामिल होते हैं, जबकि केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में जो विकल्प सही है वो कौन सा हो जाएगा? प्राक केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यही सत्कथन क्या है हमारा? सही कथन हो जाएगा। प्राक केंद्रीय की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है क्या? नहीं। सुकेंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है क्या? नहीं, इसमें तो उपस्थित होती है। प्राक केंद्र की कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक उपस्थित होते हैं क्या? नहीं, तो चौथा वाला भी गलत है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राक केंद्र की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अपनी परिभाषा के अनुसार झिल्ली से घिरे केंद्रक से रहित होती है। उनका अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में रहता है, इसलिए उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दोस्तों विकल्प ए और सी गलत है, क्योंकि सुकेंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, और विकल्प डी गलत है, क्योंकि प्राकेंद्र की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए जैसे झिल्ली आबद्ध कोशिका द्रव्य अंगक कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, लवक और सूत्रकनिका में क्या समानता है? दोस्तों लवक और सूत्रकनिका में समानता यह है कि दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों में क्या है? ये समानताएं पाई जाती है। इसमें लवक और सूत्रकनिका में लवक प्लास्टिड जैसे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, जिनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। यह विशेषता इन दोनों कोशिकांगों को अंतः सहजीविता सिद्धांत के समर्थन में अनोखा बनाती है, जिसके अनुसार वे कभी स्वतंत्र जीव थे। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करते हैं, लेकिन सभी लवक जैसे ल्यूकोप्लास्ट नहीं करते, विकल्प बी गलत। माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, विकल्प सी गलत। क्लोरोफिल केवल हरित लवक एक प्रकार का लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, तो विकल्प डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश परिपक्व पादप की कोशिकाओं में एक डैश होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। दोस्तों अधिकांश परिपक्व पादप की कोशिकाओं में एक क्या होता है? एक होता है बड़ी केंद्रीय राजधानी। क्या होती है? बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में क्या करता है? मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों परिपक्व पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय राजधानी कोशिका के आयतन का 90% तक घेर सकती है। इसका मुख्य कार्य जल संतुलन बनाए रखना, अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करना और महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे अमीनो एसिड शर्करा को संग्रहित करना होता है। अन्य फैक्टर की बात करें तो स्फीति वह अवस्था है जब राजधानी पानी से भर जाती है और कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है, तो जो पौधों को क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है स्फीति। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट लवक के प्रकार है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट भंडारण तेल स्टार्च में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से वे क्या है जो जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में वे आकार में बहुत बड़ा होता है? तो दोस्तों राजधानी जो है ये जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार की होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कैसी होती है? आकार में बहुत बड़ी होती है। दोस्तों जंतु कोशिकाओं में राजधानियां या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी और अस्थायी होती है। इसके विपरीत परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, जो कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को क्या करती है? घेरती है। बात करें दोस्तों प्लास्टिड के बारे में, तो जैसे
प्लास्टिड जैसे हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लयनकाय आमतौर पर जंतु कोशिकाओं में अधिक प्रमुख होते हैं और पादप कोशिकाओं में बहुत कम या फिर छोटे होते हैं। कौन से? लयनकाय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? तो दोस्तों एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या हो जाएगा? तो यह संभवतः फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? ये फूल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता अर्थात अल्प पराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाले माध्यम में रखा जाता है तो परासरण द्वारा पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इसके कारण कोशिका फूल जाएगी और स्फीत हो जाएगी। पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति के कारण कैसे आए? फटती नहीं है, तो विकल्प डी गलत है। दोस्तों यदि कोशिका को कम जल सांद्रता मतलब अति पराशरी विलयन वाले माध्यम में रखा जाता है तो यह सिकुड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? हम जीवद्रव्य संकुचन बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस हम इसे बोलते हैं। यदि कोशिका को समान जल सांद्रता सम पराशरी विलयन वाले माध्यम में रखा जाता है तो कोई शुद्ध गति नहीं होगी और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतःद्रव्य जालिका होती है? तो 2 प्रकार की अंतःद्रव्य जालिका होती है दोस्तों कोशिकाओं में। दोस्तों कोशिकाओं में 2 मुख्य प्रकार की अंतःद्रव्य जालिका होती है। कौन कौन सी? खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, और दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो ठीक है, ये दोनों हो जाती है, इसकी आपको पता चल गया। RER मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन में शामिल होती है और SER जो है मुख्य रूप से वसा लिपिड संश्लेषण और विषहरण में शामिल होती है। मतलब खुरदुरी आपको याद रखना है प्रोटीन संश्लेषण में, और जो स्मूथ होती है वो किसमें? वसा लिपिड के संश्लेषण में शामिल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिकाएं बनाती है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर कितनी? 4 नई कोशिकाएं बनाती है। कितनी बनाती है? 4 नई कोशिकाएं। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन 2 चरणों में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 2 द्विगुणित संतति कोशिका बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में कैसी होती है? तो आधी होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बोलते हैं क्या? द्विखंडन। क्या बोलते हैं इसे? हम द्विखंडन हम बोलते हैं। दोस्तों द्विखंडन बाइनरी फिशन अलैंगिक जनन की एक विधि है जहां एक जनन कोशिका या जीव जैसे अमीबा या बैक्टीरिया विभाजित होकर 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। बात करें दोस्तों मुकुलन के बारे में, बडिंग के बारे में, तो ये जनक जीव पर एक छोटा उभार मतलब कली बनाता है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनता है। जैसे ईस्ट और हाइड्रा जो है ये मुकुलन द्वारा ही क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। पुनर्जनन रीजनरेशन में जीव अपने कटे हुए या खोए हुए अंगों को पुनर्विकसित करता है, जैसे प्लेनेरिया जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। बीजाणु निर्माण की बात करें तो बीजाणु निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीवों को जन्म देते हैं, जैसे कवक जो है बीजाणु निर्माण की विधि द्वारा ही क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा अंतः कोशिकी परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों अंतः द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिकी परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। दोस्तों अंतः द्रव्य जालिका झिल्लियों का एक बड़ा नेटवर्क है। यह परिवहन मार्ग, कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों या केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। और विनिर्माण सतह RER पर प्रोटीन और SER पर लिपिड के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और ये किसके रूप में? दोनों के रूप में कार्य करता है। विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों राइबोसोम केवल प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, ना कि परिवहन में। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन में शामिल होते हैं और प्लास्टिड जो है भोजन संश्लेषण या भंडारण में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है। निम्न में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो दोस्तों पादप कोशिका का बड़ा अंग जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये पादप कोशिका का बड़ा अंग है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है। दोस्तों प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है।
इनमें से हरित लवक नामक प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अन्य फैक्टर की बात करें तो गोल्जी काय पैकेजिंग और स्त्राव में शामिल है। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और लाइसोसोम पाचन और अपशिष्ट निपटान में क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है। तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी एंटोनी लीवेनहॉक ने 1674 में। 1674 में एंटोनी लीवेनहॉक ने पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इसने एंटोनी लीवेनहॉक ने। दोस्तों एंटोन वेन लीवेनहॉक ने 1674 में अपने ही द्वारा बनाए गए उन्नत सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का अवलोकन किया। उन्होंने इन्हें एनीमेल्क्युलस नाम दिया था। क्या दिया था नाम? इन्होंने एनीमेल्क्युलस नाम दिया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कारक कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी और रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है सिद्धांत दिया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में राजधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है। दोस्तों पादप कोशिकाओं में राजधानियां कैसी होती है? बड़े आकार की होती है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में विशेष रूप से परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो कोशिका के आयतन का 90% तक घेर सकती है। इसका मुख्य कार्य पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का भंडारण करना और कोशिका के स्फीति दबाव को बनाए रखना है। जंतु कोशिकाओं में राजधानियां या तो अनुपस्थित होती है या छोटी और अस्थायी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। दोस्तों जीवाणु प्राकेंद्र की है जिनमें झिल्ली आबंद राजधानियां अनुपस्थित होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से तंत्रिका कोशिका से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तंत्रिका कोशिका के कोशिका शरीर में कई केंद्रक होते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में कई छोटे शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें ध्रुमाक्ष कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका नामक कोशिकाओं से बने होते हैं और तंत्रिका कोशिका में आमतौर पर एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो गलत कथन हमको जो बताना है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, जो है गलत कथन। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका का कोशिका शरीर जिसे साइटोन भी कहा जाता है आमतौर पर केवल एक ही केंद्रक होता है, अन्य यूकेरियोटिक कोशिकाओं की तरह, इसलिए कई केंद्रक होते हैं। कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों द्रुमाक्ष डेंड्राइट की बात करें तो छोटे शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जो जानकारी प्राप्त करते हैं। तंत्रिकाक्ष लंबा एकल प्रवर्ध होता है जो जानकारी को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है और तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? दोस्तों एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा युग्मक जैसे शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। इस विभाजन में एक द्विगुणित जनन कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है, जिसका अर्थ है कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। दोस्तों सूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है 2n से 2n। यह विकास और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। द्विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जो प्रोकैरियोट्स में होती है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष की गई थी? दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले 1665 में की गई थी। कब की गई थी? 1665 में। दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कॉर्क के पतले स्लाइस में पहली बार कोशिका सेल शब्द का प्रयोग किया और उनका क्या किया था? अवलोकन किया था। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं का अवलोकन किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि लयन काय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्न में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? दोस्तों शक्ति केंद्र है कौन? सूत्रकनिका। सूत्रकनिका जो है इसे हम शक्ति केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कोशिका का शक्ति केंद्र सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया है। यह कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसका उपयोग कोशिका की सभी जैविक गतिविधियों के लिए किया जाता है। दोस्तों लयन काय की बात करें तो लयन काय जो है ये आत्मघाती थैली है। प्लास्टिड हरित लवक पादप कोशिकाओं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिकांगों को उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए
दोस्तों कोशिकांग और उसके कार्य हैं। दोस्तों कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? कोशिका भित्ति जो है ये पादप को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। तो पहले का हो जाएगा बी। राइबोसोम क्या होते हैं दोस्तों? ये प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल होते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा सी से कनेक्ट। लाइसोसोम क्या करते हैं दोस्तों? ये किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिकीय घटकों को क्या करता है? पचाता है। तो लाइसोसोम हो जाएगा किससे? ए से कनेक्ट। और गोल्जी उपकरण जो होते हैं ये लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा चौथे का डी। तो बी सी ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी सी ए डी कौन से इसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति पादपों की उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है। लाइसोसोम किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिकीय घटकों को पचाता है, जिसे हम आत्मघाती थैली भी हम कहते हैं। ठीक है, गोल्जी उपकरण जो है दोस्तों ये लाइसोसोम के उत्पादन, पैकेजिंग और स्त्राव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों गोल्जी उपकरण अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थों को पैकेज और संशोधित भी करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकनिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? उसे हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकनिका, राइबोसोम, केंद्रक आदि एक साथ काम करते हैं ताकि कोशिका जीवित रह सके और अपने सभी कार्य कर सके। अन्य फैक्टर की बात करें दोस्तों तो कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कठोर संरचनात्मक परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति और क्षति से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, लेकिन यह बाहर स्थित कठोर आवरण नहीं है। कोशिका आवरण एक सामान्य शब्द है जो कोशिका भित्ति और या फिर प्लाज्मा झिल्ली को संदर्भित करता है, लेकिन सबसे विशिष्ट उत्तर कोशिका भित्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि दोस्तों पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाते हैं। इस वजह से पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है या पाई जाती है। दोस्तों पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति का प्राथमिक कारण सुरक्षा और संरचनात्मक समर्थन प्रदान करना है। कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक क्षति, तापमान भिन्नता और परासरण के कारण अत्यधिक जल अवशोषण से बचाती है, जो स्फीति दबाव बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण के लिए सीधे तौर पर आवश्यक नहीं है, यह कार्य हरित लवक द्वारा किया जाता है। और दोस्तों पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य और आनुवंशिक पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं, तो विकल्प बी और डी क्या है? दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कोशिकांग है। इन्हें अक्सर कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जहां अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए पर दिए गए निर्देशानुसार प्रोटीन की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अन्य फैक्टर दोस्तों, कोशिका झिल्ली कोशिका की सीमा बनाती है और परिवहन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। राजधानी भंडारण और स्फीति दबाव बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। तो राजधानी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कोशिकीय अंगकों में से कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या पाए जाते हैं? तो दोस्तों पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है, राजधानी पाई जाती है और क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो लवक, राजधानी और कोशिका भित्ति, ये सही हो जाएगा बी डी ई। लवक, राजधानी और कोशिका भित्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लवक प्लास्टिड जैसे हरित लवक पादप कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है। राजधानी पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी केंद्रीय होती है, जो उनकी एक विशिष्ट पहचान है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। सूत्रकनिका और गोल्जी उपकरण दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोस्तों पादप कोशिकाएं और कवक कोशिकाएं दोनों में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतुओं में नहीं होती कोशिका भित्ति। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ये है एटीपी। एटीपी जो है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा है। दोस्तों एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह एक उच्च ऊर्जा अणु है जिसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा किया जाता है।
एटीपी वह ऊर्जा मुद्रा है जिसका उपयोग कोशिका की लगभग सभी उपापचयी गतिविधियों जैसे प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों का संकुचन को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? एटीपी का उपयोग। दोस्तों डीएनए आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है और एनएडी कोशिकीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों पादप कोशिकाओं के हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में जो है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों हरित लवक क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का लवक प्लास्टिड है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक स्तर होता है। ये भी आपको याद रखना है। सूत्रकणिका ऊर्जा उत्पन्न करती है दोस्तों। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और केंद्रक कोशिका की गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? दोस्तों किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन जो है ये उपस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में स्थित होते हैं। किसमें? गुणसूत्र में। दोस्तों जीन आनुवांशिक जानकारी की कार्यात्मक इकाई है। जीन एक डीएनए अणु के विशिष्ट खंड होते हैं और डीएनए अत्यधिक कुंडित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। इस प्रकार जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं और विरासत में मिलने वाले लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है कहलाते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकी। एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। दोस्तों वे जीव जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव एक ही कोशिका के भीतर सभी आवश्यक जीवन कार्य जैसे पाचन, श्वसन, प्रजनन करते हैं। और दोस्तों बहुकोशिकीय जीव वे जीव है जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो कोशिका की सभी गतिविधियों को शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों गोल्जी उपकरण पदार्थों को पैक और क्या करता है? संशोधित करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो पैरामीशियम है, जीवाणु भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है, कवक। कवक फंगी जो है दोस्तों ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। दोस्तों कवक जैसे मशरूम, फफूंदी मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हालांकि ईस्ट एक अपवाद है जो एक कोशिकीय है। पैरामीशियम, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास विशिष्ट एक कोशिकीय जीव है। चूंकि कवक एक वर्ग के रूप में बहुकोशिकीय जीवों को शामिल करता है तो यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ईस्ट जो है दोस्तों एक कोशिकीय कवक का उपयोग बेकिंग और शराब बनाने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। किसका उपयोग? ईस्ट का उपयोग एक कोशिकीय कवक का उपयोग जो है बेकिंग और शराब बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो दोस्तों अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों अमीबा एक प्रोटोजोआ है और यह एक विशिष्ट एक कोशिकीय जीव है जिसका अर्थ है कि इसका पूरा शरीर और सभी जीवन कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। घरेलू मक्खी, हाइड्रा और छिपकली सभी बहुकोशिकीय जीव है और हाइड्रा सबसे सरल बहुकोशिकीय जीवों में से एक है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं कोशिका के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।